हेलो ऑल, मैं संपत सोमानी आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से इन साइंस चैनल पर। पिछली बार हमने बात किया था मल्टी एसेट फंड्स और उसके पहले हमने बात किया था आर्बिट्रेज फंड्स। आज एक नया केस स्टडी लेकर आया हूँ, बिजनेस साइकिल फंड्स। सो ये हाल फिलहाल में म्यूचुअल फंड्स कंपनीज ने नई शुरुआत की है। उन्होंने लॉन्च किए हैं बिजनेस साइकिल फंड्स। अब इसका ब्रीफ मैं देता हूँ कि हर साल में जो सेक्टर्स होते हैं वो रोटेट हुए रहते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल 2022 में हमने देखा आईटी में रैली आई थी, आईटी में बुल मार्केट था। लेकिन 2024 में हम कल एसेंचर का कमेंट्री सुना कि उन्होंने गाइडेंस जो है 2 to 5% का गाइडेंस उन्होंने 1 to 3% कर दिया। यानी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए उनका आउटलुक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव नहीं है। उस हिसाब से अगर हम आज देखते हैं 22 मार्च को, तो आईटी सेक्टर में काफी बुरी, I mean they tanked all shares, IT shares mostly tanked। तो ये आईटी सेक्टर हो गया। अगर मैं बात करूं केमिकल सेक्टर की, तो केमिकल सेक्टर 2021 में बुल मार्केट में था। 2023 और 2024 में वो डी स्टॉकिंग में गया। सो ये एक हो गया। फिर मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर जो था वो 2008 में बुल मार्केट में था एंड 2008 से लेकर 2023 तक, फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 वहां तक चला ही नहीं। इतना बड़ा स्लो डाउन टाइम करेक्शन लेने के बाद में इन लास्ट 6 मंथ्स रियल्टी सेक्टर के शेयर्स में काफी जबरदस्त बुल रन आया है फिर से। तो ये एग्जांपल्स कुछ हो गए। तो ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स जो है वो पिक होती है, एक एक ऊपर जाती है, फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा पिक होने के बाद में वो बुल रन खत्म होता है। और फिर वहां से प्राइस करेक्शन पहले होता है, उसके बाद में टाइम करेक्शन होता है। तो वो टाइम करेक्शन कितना चलेगा, क्या चलेगा, कुछ बोल नहीं सकते। तो सारे कंपनी, वो सेक्टर के सारे कंपनीज के मैनेजमेंट की कमेंट्री, उनके सेल्स, उनके गाइडेंस, एनुअल रिपोर्ट, ये पढ़ने के बाद में फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि ये सेक्टर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। राइट। तो उस हिसाब से अभी मैक्सिमम बहुत सारे कंपनीज जो है एएम से, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, उन्होंने नए फंड लॉन्च किए हैं, बिजनेस साइकिल फंड। सो ऐसे कंपनीज पिक करेंगे जहां पे वो सेक्टर जो है वो मोस्टली बुलरन के फेज में आने वाला है, अपकमिंग है, या फिर बुलरन चल रहा है, जहां पे बेसिकली पिक होना बाकी है। ऐसे कंपनीज शॉर्टलिस्ट करके उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इनका ये एक एक बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव है। इज इट अ थीमेटिक फंड? नो। इज इट अ सेक्टर फंड? नो। इज इट अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड? यस, काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड इक्विटी, बट बिजनेस साइकिल बोल सकते हैं। इज इट अ कॉन्ट्रा फंड? तो कॉन्ट्रा फंड है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है। कॉन्ट्रा फंड बेसिकली ये होता है कि जो बेसिकली, जैसा मैंने कहा आईटी मार्केट 2022 में बुल रन था, अभी टाइम करेक्शन चल रहा है 2024 में। तो और एक नेक्स्ट 8-10 महीने आईटी सेक्टर में टाइम करेक्शन चलता रहेगा। तो वहां पे वो पिक बैठेगा और 6 महीने के बाद में फंड मैनेजर विल गो टू बाय आईटी आईटी फंड्स, आईटी स्टॉक्स। तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा बेट्स। तो वो ये फंड कॉन्ट्रा बेट है क्या? नहीं। तो ये फंड इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि जो बिजनेस साइकिल्स जो है, जिस कंपनीज की बिजनेस साइकिल है उसको डिमांड है मार्केट में, या फिर आने वाले 6-8 महीने में डिमांड आने वाली है, तो इस तरह के फंड्स को कहा जाता है बिजनेस साइकिल फंड। ये नया एक शुरुआत हुआ है, म्यूचुअल फंड्स कंपनी एएमसीज ने लॉन्च किया है। तो जैसा कि हम म्यूचुअल फंड्स को, जो इक्विटी स्कीम्स होती है उनको हम कंपेयर करते हैं पैरामीटर्स पर कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, शार्प रेशो क्या है, सॉर्टिनो रेशो क्या है। यह हमने कई सारे पिछले दोनों वीडियो में कई कई बार हमने डिस्कस किया है। तो फटाफट से शुरू करता हूं मैं कंपैरिजन। सो पहली बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड। अब बिजनेस साइकिल फंड, इसका अल्फा क्या है? 7। ओके। बीटा क्या है? 0.84, लेस देन 1 बीटा है, इसका मतलब बिट सेफर। ओके। शार्प रेशो क्या है? 1.52। मैं ये बोलूंगा एवरेज है। सॉर्टिनो रेशो 2.74, मैं ये बोलूंगा वेरी गुड है। ओके। जैसा हमने डिफाइन किया था कि सॉर्टिनो रेशो
मोर देन 2.5 एंड अप टू 3 इट इज वेरी गुड एक्सीलेंट के कैटेगरी में आ जाता है। अगर ये 2.93 होता था तो बहुत बढ़िया हो जाता था। अगर ये कई कई एएमसीज के सॉर्टिनो रेशो जो है कई कई स्कीम्स के वो 3.5 भी होते हैं एक्सीलेंट कैटेगरी के। तो सॉर्टिनो रेशो 2.74 वेरी गुड टू एक्सीलेंट के कैटेगरी में आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉप 5 कैटेगरी 31% है। तो मैं ये कहूंगा कि 1/3 जो है वो टॉप 5 में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। अगर आपका टॉप 5 लूज होने लगा तो फिर आप जो है आपका बीटा जो है वो बढ़ेगा एंड अल्फा वेरी होगा, या तो वो एक्सट्रीमली अच्छे रिटर्न में जाएगा या तो एक्सट्रीमली नेगेटिव रिटर्न में जाएगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा मल्टी एसेट फंड्स में कि 2023 में वी वर लुकिंग फॉर मोर अल्फा कंपनीज। 2024 इज अ काइंड ऑफ कैपिटल प्रोटेक्शन ईयर। तो अब मुझे मेरा 2024 का क्या है, मुझे लो बीटा वाले स्टॉक्स चाहिए, ज्यादा अल्फा वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इन टॉप 5 वाले नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड वाले चाहिए। तो टॉप 20 क्या कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 71% कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे टॉप 20 कितना चाहिए, मुझे 55% तक मुझे कैप करना है, 55-60%। बहुत हो गया 60%। तो ये एक है। ठीक है, पी रेशो 23, म्यूचुअल फंड्स में 23 पी थोड़ा सा अबो एवरेज हो जाता है, मतलब ज्यादा महंगा। ये जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पी ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 3.30। आई विल से ठीक ठाक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एएमसी क्वांट बिजनेस साइकिल। अब क्वांट बिजनेस साइकिल ये नया फंड है, तो इसके लिए अभी तक इन्होंने अल्फा बीटा शार्प रेशो शॉर्टेनो रेशो नहीं किया है। लेकिन अगर मैं टॉप 5 की बात करूँ, 31 था, वो यहाँ पे 37 है। टॉप 20 वहाँ पे 71 था, यहाँ पे 83 है। तो क्वांट इज मोर एग्रेसिव। पी रेशो देखिए कम है। जो आईसीआईसीआई का पी रेशो था वो 23+ था, ये 22 है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो आईसीआईसीआई में 3.3 था, यहाँ पे 3.01 है। तो यस, क्वांट के जो स्कीम्स है वो काफ़ी एग्रेसिव है। हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद टाटा टाटा एएमसीज में ये नए फंड्स है, तो इसकी वजह से अल्फा बीटा शार्प रेशो शॉर्टेज रेशो नहीं है। टॉप 5 21%। देखिए ये आता है 1/5, तो ये मोर कंजर्वेटिव साइड में आता है। टॉप 20 देखिए मैंने जैसा कहा, टॉप 20 55-60% में प्रेफर करता हूँ। 2024 में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इट लुक्स गुड। पी रेशो सस्ता है, पीबी रेशो क्लोज टू 3, इट इज गुड। ओके, नेक्स्ट आदित्य बिरला सन लाइफ। टॉप 5 26% है, 1/4 साइड आया। टॉप 20 67%, मोर देन 60% है। पी रेशो 26, बहुत ज़्यादा कॉस्टली फंड्स है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.84, बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। नया फंड इसके लिए ये चारों नहीं है। नेक्स्ट एचडीएफसी, टॉप 5 35, मतलब 1/3 आ गया, मतलब जस्ट लाइक आईसीआईसीआई के जैसे हो गया, या क्वांट के जैसे हो गया। टॉप 20 76 हाईएस्ट, मतलब इन्होंने जो बेट किया P28, मतलब काफी ज्यादा महंगे शेयर्स में लगाए हैं पैसे। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.21 है, और ये नए फंड है, तो डेफिनेटली वी डोंट नो बीटा। नेक्स्ट इज कोटक। अब कोटक में देखिए लेस देन 20, मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंजर्वेटिव साइड में जा रहे हैं। टॉप 20 भी 55% है। P34 महंगा स्टॉक है, महंगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, बट डाइवर्सिफाई करके रखा है। ओके, एंड नेक्स्ट इज पीबी 4.7, बहुत ज्यादा महंगा हो गया पीबी। ओके, तो ये हमने अभी तक बात किया है। ओवरऑल नटशेल बेसिस पर ये एग्रेसिव, मतलब बेसिकली महंगा स्टॉक्स है बट डाइवर्सिफाइड है। हर एक एएमसी स्कीम्स का हमने एट्रीब्यूट डिस्कस किया। अब आते हैं एक्चुअली किसने क्या क्या इन्वेस्ट किया है। अब शुरुआत करते हैं पहले आईसीआईसीआई से। फाइनेंशियल में 28% है, कंस्ट्रक्शन में 18%। ओके, हेल्थ केयर 8.2, अदर्स। सो डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड है। इक्विटी में कितना है, 88% है, कैश 10%, डेट 0.9%। सो इसका मतलब लगभग लगभग मोटा मोटी 11% के आसपास इन्होंने कैश में रखा है। कैश या मतलब बेसिकली जो रिडम्पशन है उसको ऑनर करने के लिए, अगर मार्केट में क्रैश आता है तो उसके लिए एक सफिशिएंट फंड है। तो ये एक चीज़ है। अब आता हो मैं इक्विटी का सिलेक्शंस।
देखिए इक्विटी में सिलेक्शंस में होल्डिंग 62 मतलब अच्छा डाइवर्सिफाई करके रखा है, ज़्यादा एग्रेसिव कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है। आईसीआईसीआई बैंक 8.25%, वेरी गुड। मैं जो टॉप 5 की बात कर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक है, लार्सन ट्यूब्रो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मारुति सुजुकी है, भारती एयरटेल है। तो ये दिग्गज 5 कंपनी जो है बेहतरीन है। ये चाइना ए शेयर्स ईटीएफ, तो मेरे ख्याल से ये मतलब ये एफओ है, फंड ऑफ फंड्स बोलते हैं। तो ग्लोबल फंड ऑफ फंड्स में 4.30% ये करके रखा है। और वो भी चाइना में बेसिकली अभी बेयर मार्केट चल रहा है, मार्केट क्रैश है, तो उसका फायदा लेने के लिए इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है 4.30%। ओके। सीमेंट सेक्टर जो है, देखो यार, सीमेंट सेक्टर में टाइम करेक्शन चल रहा है अभी। सीमेंट के प्राइसेस भी काफ़ी कम है, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आ गया है। अल्ट्राटेक थोड़ा महंगा शेयर भी है, इसकी वजह से पी महंगा हो गया। एक्सिस बैंक गुड बेट, टाइम करेक्शन फेज में है। यस। हीरो मोटोकॉर्प, लुपिन, लुपिन लुक्स गुड। ओके। फिर उसके बाद डीएलएफ है, रियल एस्टेट सेक्टर में अभी अभी पिक किया है बिजनेस साइकिल काफी सालों के बाद में। टाटा मोटर्स है, एनटीपीसी है, बैंक ऑफ अमेरिका, मतलब ये अगेन फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा है। बैंक ऑफ अमेरिका मतलब यूएस फंड्स में भी इन्वेस्ट करके रखा है। ओके। एनटीपीसी में इन्वेस्ट किया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में किया है, एचडीएफसी बैंक, गुजरात पीपावाव सीमेंट्स। काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी है, इप्का लैबोरेटरी में भी है, बिरला कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड। थोड़े कंजर्वेटिव स्टॉक्स भी लिए हैं। एंड जैसा ट्रेजरी बिल्स है, ट्रेजरी बिल्स का भी 0.54% दिया है। देखिए सिंजिन सिंजिन जो है सीडीएमओ बिजनेस है, जो इंडियन सीडीएमओ बिजनेस को आने वाले 4-5 साल में अच्छी डिमांड है। अपकमिंग बिजनेस साइकिल बोल सकता हूँ मैं, वो वाली कंपनी हो गई। बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर पर काफी, मुथूट फाइनेंस है, गोल्ड फाइनेंसिंग के लिए, गोल्ड लोन के लिए बढ़िया है। रिटेल में एवेन्यू सुपरमार्ट्स को लिया है, महंगा वाला शेयर, इसीलिए पी महंगा हो गया। ट्रेंट महंगा हो गया है, 4,000 का शेयर। ओके। जाइडस लाइफ साइंस गुड, अगेन सीडीएमओ के लिए बेहतरीन है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके, इंश्योरेंस बिजनेस है। मेरे ख्याल से ये बैंकिंग सेक्टर काफी, बैंकिंग एंड फाइनेंस में 28%, मतलब मोर देन 25% वेटेज इन्होंने दिया है। कंस्ट्रक्शन इट इज वेरी गुड बिकॉज रियल्टी सेक्टर को डिमांड आ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाले 3 से 5 सालों में ईवी के डिमांड आने वाली है, सो डेफिनेटली इट्स गुड। एनर्जी सेक्टर मीन्स बेसिकली सोलर एनर्जी एंड ऑल, इसमें काफी कुछ गवर्नमेंट काम कर रही है, उसका फायदा प्राइवेट कंपनीज कैपेक्स कर रही है, उसका फायदा उठाने के लिए, सब जो सब्सिडीज जो है उसका बेनिफिट लेने के लिए। तो हेल्थ केयर में जो है, अभी जो थोड़ा बहुत हेल्थ केयर सेक्टर में मार्केट क्रैश हुआ है, उसका फायदा उठाने के लिए इन्होंने बिजनेस साइकिल में इन्वॉल्व किया रहेगा। तो ओवरऑल लुक्स गुड। बट मेरे ख्याल से थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज ज़्यादा है, 28%, इतना बड़ा वेटेज एक ही सेक्टर पर, मोर देन 1/4, ये मेरे ख्याल से यही ड्रॉबैक है, विच 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 गिव मी टू लुक फॉर अदर ऑप्शन बेसिकली। और अब मैं अगर बात करूँ एक्सपेंस रेशो 0.77, अगर मैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी में जा रहा हूँ और मुझे एक्सपेंस रेशो 0.77 मिल रहा है, और स्टॉक्स भी काफ़ी कुछ अच्छे हैं, तो भी ठीक है। मतलब बेसिकली मैं बोलूँगा कि अदर डाइवर्सिफाइड इक्विटी के एक्सपेंस रेशो 1.25, 1.4 इतने होते हैं, 0.77 इट लुक्स गुड, बेटर। सो मैं ये बोलूँगा विद इन 1 मंथ एग्जिट लोड है 1% का। अब मैं बात करता हूँ फंड मैनेजमेंट का। फंड मैनेजमेंट बेसिकली 3-4 सालों में, ये फंड बेसिकली ये इस तरह के जो नया कॉन्सेप्ट आया है, ये 3-4 साल पुराना है। तो डेफिनेटली ये चारों के चारों फंड मैनेजर अभी तक स्टिक है। दिस लुक्स गुड। ओके। ओके, गो लेट अस डिस्कस अनदर फंड, क्वांट। सो मैं बात करूंगा क्वांट में इन्होंने कैसे डाइवर्सिफाई किया। देखिए, अदर्स में 22% है, एनर्जी फाइनेंशियल में 16% है। सो कोई भी एक सेक्टर को मोर देन 25% का वेटेज नहीं दिया है। तो बट इन्होंने, इनका जो मैं हमने देखा था, टॉप 5 के ज़्यादा फोकस है।
तो इनका फोकस नॉन फाइनेंशियल कंपनीज पर ज़्यादा है टॉप 5 में। तो लेट अस से इक्विटी 94% है, मतलब काफ़ी कम रूम है यहाँ पे। अगर मार्केट क्रैश होता है, रिडिम्पशन प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ पे 5.9% ही इनके पास डेट है, उस कैश नहीं है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस एसेट अगर मैं इवेलुएट करता हूँ, तो विच गिव्स मी अनकम्फर्टनेस। अब मैं अगर मैं बात करूँ होल्डिंग्स, 60 फंड्स, 60 स्टॉक्स थे वहाँ पे, 60 एंटिटीज, अब यहाँ पे 35 है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। मतलब वहाँ पे हम लोग परसेंटेज देखते थे 4%, 3%, यहाँ पे डायरेक्टली 7, 8, 9% है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर वेटेज है, बिकॉज आने वाले दिनों में रिलायंस जियो, अजियो, फिर उसके बाद रिलायंस फाइनेंस, ये सब काम करने वाला है। ऑयल एंड गैस में भी उनको विंडफॉल टैक्सेस देकर ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है एंटायर द वर्ल्ड। सो यस, इट्स अ गुड बिजनेस साइकिल स्टॉक है, अच्छा खासा। एचडीएफसी है जो मर्ज हुआ है एचडीएफसी बैंक के ऊपर। वेटेज देखिए, वेटेज इन्होंने काफी बढ़ा के रखा है। नेक्स्ट इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए हमने बात किया था लास्ट टाइम भी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर इनका फोकस ज्यादा है क्वांट का। लास्ट जो मल्टी एसेट फंड था उसमें भी था वो स्कीम में। उसके बाद में अदानी पावर 6.86% है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है 5.95%। हिमाद्री स्पेशलिटी है एंड LIC लिया है। देखिए सो बेसिकली नंबर ऑफ स्कीम स्टॉक्स जो है कम किए हैं एंड परसेंटेज बढ़ा दिए हैं। तो इट इज नॉट मच डाइवर्सिफाइड, काफी एग्रेसिव फंड हो गया। एंड अदानी के स्टॉक्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा हाई बीटा होता है, तो वो एक चीज हो गई। दूसरी चीज इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पर मैं अदानी स्टॉक्स विल नॉट प्रेफर राइट नाउ। इट दे हैव गिवन बेस्ट रिटर्न्स इन 2023, बट इन 2024 आई विल गो फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मेरा प्रेफरेंस रहेगा इवैल्यूएशन के टाइम पर। और मेरा प्रेफरेंस अभी एज ऑफ नाउ ये रहेगा कि कोई भी सेक्टर में 25% से ना हो, और कोई भी स्टॉक में मोर देन सम अराउंड क्लोज टू 10% ना हो। सो दैट इज माई प्रेफरेंस, बिकॉज अगर वो स्टॉक में गिरावट आती है तो काफी कुछ एनएवी डाउन हो जाएगी। आई नीड टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल एंड आई नीड टू ग्रो माई कैपिटल एज वेल। सो ये मेरा है। आई एम लुकिंग फॉर, डेफिनेटली मैं आई विल नॉट लुक फॉर 6 मंथ्स। आई विल डेफिनेटली लुक फॉर 3 to 5 years के लिए मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ। कम से कम 3 to 5 years। तो डरने की तो बात नहीं होती, बट आई मीन ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा एनएवी पे अभी मैं इन्वेस्ट करूँ और फिर उसके बाद में एनएवी में श्रिंक इट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेलेक्टिंग वाइजली। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ब्रुक्स लैबोरेटरीज है, गेल है। सो काफी सारे PSU पर भी इनका फोकस है। ओके, दिस लुक्स गुड। ओके, अब आते हैं हम, बात करते हैं इक्विटी कैश डेट, ये डिस्कस किया हमने। मेटल्स माइनिंग पे भी, हेल्थ केयर पे भी फोकस है। ओके, सो दैट इज द रीजन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, कम फंड्स है, वेटेज ज्यादा है। ओके, अगर हम बात करते हैं एग्जिट लोड के, देखिए शॉर्ट टर्म में -3% भी दिया है एंड 6 मंथ्स में 20% है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ, एग्जिट एक्सपेंस रेशो 0.72, वहाँ पे ICICI में 0.77 था। सो दिस लुक्स गुड एंड यस, पिछले 1 साल से ही ये फंड लॉन्च किया है, तो अभी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ओके, दैट्स माय डिटेल अबाउट क्वांट। लेट अस गो फॉर टाटा। टाटा में एज वी से, यहाँ पे इट सीम्स टॉप 5 पर कम फोकस है, तो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है। लेट अस गो। फाइनेंशियल 23% है, अगेन ये 1/4 पर आ गया है। एंड कितने फंड्स है यहाँ पे देखिए, 93, सेम क्वांट जैसा ही है। बहुत कम कैश या डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट है इन 2024। ओके, तो देखिए यहाँ पे 70 है, जैसा मैं कहा था, प्रेडिक्शन था। टॉप 5, टॉप 20 देखकर मेरा प्रेडिक्शन था कि इनका वेटेज कम होगा एक स्टॉक के ऊपर, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा। सो गुड। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगेन 5.81, आई एम कंफर्टेबल। 5.81, 9.87 बहुत ज्यादा हो गया। ICICI बैंक आई एम कंफर्टेबल 4.64। HDFC बैंक गुड। लार्सन एंड ट्यूब्रो यस 3.36 गुड। NTPC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.65। देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो
जिस हिसाब से इनके एनपीए डिक्रीज हुए हैं, जिस हिसाब से इनके बुक्स जबरदस्त हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, इनके एसबीआई कार्ड्स बहुत अच्छा कर रहा है बिजनेस, होम लोन, पर्सनल लोन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इनकी ऑनलाइन बैंकिंग काफी अच्छी हो गई है अभी। एंड जिस हिसाब से ये बैंक ग्रो कर रहा है ना, तो मुझे ऐसा, आई एम बुलिश ऑन एसबीआई इन लास्ट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 5 years, आई एम बुलिश। तो डेफिनेटली इट्स अपकमिंग बिजनेस साइकिल, मैं ये कहूँगा। पीएसबी में एसबीआई, जाइडस लाइफ साइंस, इट्स अगेन वेरी गुड, ऑलरेडी इट हैज गिवन डिलीवर्ड गुड रिटर्न्स। केईसी इंटरनेशनल है, सिप्ला है, भारतीय एयरटेल एंड सिप्ला ये कंजर्वेटिव हो गए। सो दिस पावर ग्रिड अच्छा है बेट। एक्सिस बैंक अगेन, आई एम वेरी मच, सिटी से उनका एक्विजिशन होने के बाद में काफ़ी स्टेबल हो गए हैं एक्सिस बैंक, एंड कंसिस्टेंटली इनके अच्छे सेल्स हो रहे हैं। कमिंस इंडिया, अगेन इट्स वेरी गुड बेट। गेल गैस, नेचुरल गैसेस जो है, इंपोर्ट प्राइसेस कम हुए हैं, तो और डेफिनेटली उसका फायदा गेल को होगा, क्योंकि इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगी, तो गेल, महानगर गैस एंड ऑल, दे विल बेनिफिट। बट यस, until this general election, prices need to be delivered, cheaper prices need to be passed on to the customers till the general election. So definitely they, आई मीन, इनकी इसकी वजह से इनकी प्राइसेस कम हुई है, बट अदरवाइज आफ्टर आफ्टर जून आई थिंक दे शुड बॉटम आउट एंड स्टार्ट ग्रोइंग। सो अगेन ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, अगेन प्रॉपर्टी सेक्टर काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। कोल इंडिया वेरी गुड, कोल इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, कोल कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है डेफिनेटली। थर्मैक्स बहुत बढ़िया। टीसीएस अगेन, देखिए नेक्स्ट 6-8 महीने के बाद में आईटी कंपनी अच्छा काम करेगी, एंड अगर मुझे आईटी कंपनी में बेट लेना है तो टीसीएस इज द ओनली बेटर ऑप्शन। एंड एचसीएल टेक में मैं दो स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्कोप है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। एंड डेफिनेटली इनके मेन आईटी कंपनीज के जो एसेट्स होते हैं वो होते हैं स्किलफुल एम्प्लॉयज। जितने ज़्यादा एआई ड्रिवन, डेटा, क्लाउड, फिर उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी, स्किलफुल जितने इनके प्रोफेशनल होंगे उतने वो एसेट्स बनाते जाएंगे। तो आई एम, उनकी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो सुनता हूँ मैं। आई थिंक टीसीएस एंड एचसीएल टेक, दे गिव मी मोर कॉन्फिडेंस। यही दोनों इन्होंने भी यही पिक किया है। इट्स, आई मीन, दे आर, आई एम अलाइंड विद इट। एंड डीएलएफ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, 14 साल 15 साल के बाद में ये बूम बूम में आए हैं रियलिटी सेक्टर, तो ये काफ़ी है। एआई इंजीनियरिंग, अगेन मेटल्स माइनिंग में ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली ग्रोथ का काम है। अम, फिर उसके बाद में अ, यहाँ पे मैं एक चीज़ वो कहूँगा कि अ, जो लिथियम का भंडार होता है ना, वो लिथियम का भंडार चाइना ने समवेयर 2008-2009 से चालू किया। लिथियम कहाँ कहाँ है पूरी दुनिया में, ओके। एंड उसके लिए जो मेटल्स माइनिंग लगा, उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जो मटेरियल लगे, इक्विपमेंट्स लगे, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया उन्होंने। एंड फिर वहां से लिथियम लिया, वहां से लिथियम लेकर फिर उन्होंने ईवी में चालू किया बिजनेस समवेयर 2012-13। एंड वहां से इवॉल्व होते 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 यहाँ तक आए। तो समवेयर मेटल्स एंड माइनिंग में मैं डेफिनेटली लॉन्ग रन में ये ही होने वाला है। लिथियम एक्सट्रैक्शन एंड ऑल, नेचुरल गैसेस, बहुत सारा माइनिंग में काम होने वाला है, बिकॉज यू नेवर नो, आई मीन, आज जो है लिथियम इज कॉल्ड एज ए वाइट गोल्ड, तो यू नेवर नो। तो या रैमको सीमेंट्स है, सीमेंट्स में भी डेफिनेटली कंजम्पशन जबरदस्त बढ़ रहा है। जीआर इंफ्रा, अगेन वेरी गुड कंपनी। मैं बात करूंगा निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, थोड़ा सा अभी 15 दिन में मार्केट करेक्शन की वजह से खराब हुआ है, अदरवाइज इट्स लुक्स गुड। इनके जो मार्जिन्स है, इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के मार्जिन्स, ये जबरदस्त मार्जिन्स है। सो आई एम बुलिश ऑन एचडीएफसी एंड निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। सो यस, बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन आफ्टर एसबीआई पीएसबी में काम बैठ लिया इन्होंने। टाटा पावर अगेन वेरी गुड, टोरेंट है। सो
बाकी सब आई थिंक काइंड ऑफ कंजर्वेटिव, बिकॉज 70 स्टॉक्स हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट यस, ओवरऑल ऑन अ नटशेल बेसिस जो वेटेज मुझे टीसीएस को ज्यादा चाहिए था, एचसीएल टेक को ज्यादा चाहिए और इन्फोसिस को कम चाहिए था, वो बराबर यहाँ मिल रहा है। सो या आई मीन म्यूचुअल फंड डिसाइड करने में मैं काफ़ी सारी चीज़ें एनालिसिस करता हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये मेरे थॉट प्रोसेस होते हैं एंड इट चेंजेस एज पर टाइम चेंजेस, बिकॉज 2023 में मेरा अप्रोच अलग था, 2024 में मेरा अप्रोच अलग है। चलो लेट अस मूव। ओके, वी नीड टू डिस्कस एग्जिट लोड्स एंड दिस वन एक्सपेंस रेशो 0.36 बहुत चीपर है, जो मुझे बूस्ट करेगा एनएवी के लिए। एंड डेफिनेटली एग्जिट लोड 1% है एंड 3 महीने का टाइम दे रहा है मुझे, सो लुक्स गुड। ओके ओके, नेक्स्ट इज आदित्य बिरला। आदित्य बिरला में इमीजिएटली आई विल गो टॉप 5, 26%, इसका मतलब मॉडरेट रहेंगे। मुझे लगता है समवेयर 45 to 50 स्टॉक्स रहेंगे इनके पास बकेट, लेटेस्ट सी। ओ गेस करेक्ट हुआ। ओके, अगेन मैं ये कहूँगा कि कॉन्ट आईसीआईसीआई टाटा को मिलकर इन्होंने किया ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 35 भी कम होता है, 70 भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये मॉडरेट 50 पर लेकर आए। वेटेज लुक्स गुड। रिलायंस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, इन्फोसिस पर इनका 4.91 है। नहीं, मैं प्रेफर टीसीएस एंड एचसीएल टेक को करूँगा। जो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने एआई में एआई में किया है, उनके जो लोग हैं एसेट्स बनाए हैं ना एम्प्लॉयज, तो वो मच बेटर पिक्स है। आज अगर देखोगे तो इन्फोसिस में करेक्शन ज़्यादा है इन कंपेयर टू टीसीएस एंड एचसीएल टेक। तो डेफिनेटली यस, अगेन एचडीएफसी बैंक लुक्स गुड, इट्स अ स्टेबल वन। एक बार इनका मर्जर अच्छे से हो गया तो दिस विल रॉक। एल एंड टी इट्स गुड। सीपीएसई, ईटीएफ, एचसीएल टेक भी लिया है, यस। श्रीराम फाइनेंस देखिए, व्हीकल फाइनेंसिंग पर मैं बुलिश हूँ। कमर्शियल व्हीकल्स जो है ये अभी स्टार्ट हुआ है इंडिया में, बहुत ज़्यादा फ्लीट्स आने वाले हैं इंडिया में। जो हम लोग देखते हैं ओला, उबेर, मेरू कैब्स एंड ब्ला ब्ला एंड ऑल, ऐसे कम से कम 8-10 कंपनीज आने वाले हैं एंड देन दे विल प्रोवाइड यू सर्विसेज। सो जो उसके लिए जो कॉमन आदमी जो खरीदता है व्हीकल एंड उसको उसके बाद में वो उसमें रजिस्टर करता है कंपनीज में चलाने के लिए एंड उसको फिर कॉल आते हैं, तो ये काफ़ी बढ़ने वाला है। तो आई थिंक श्रीराम फाइनेंस पे मैं बुलिश बुलिश रहूँगा। अगेन भारतीय एयरटेल, डेफिनेटली सैटेलाइट कॉल जो सिस्टम आएगा 2 साल में इंडिया में, तो डेफिनेटली उसमें भारतीय एयरटेल आगे है। तो यस, टेलीकॉम पर कितने, आई मीन 2009 बेयर मार्केट के टाइम पर मुझे मालूम है भारतीय एयरटेल का प्राइस होता था 360-370 रुपीज एंड नो बडी वॉन्टेड टू बाई इट, बिकॉज मुझे अभी भी याद है, आई मीन 2009 के आसपास चल रही थी ये। एक तो मार्केट क्रैश था, दूसरी बात ये टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स भागते नहीं थे एंड इट वाज वेरी मच क्राउडेड एट दैट टाइम। मुझे लगता है 21-22 लोग आए थे टेलीकॉम में, तो काफ़ी ज़्यादा ये था। बट अगर मैं बात करता हूँ आज 3 ही प्लेयर है, इफ़ आई कंसिडर बीएसएनएल 4 प्लेयर है एंड डेफिनेटली जो जिस तरह से आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इन्होंने बढ़ाया है डेटा कंजम्पशन बढ़ा के, तो डेफिनेटली इनके मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ पे वो क्रिएट करते जा रहे हैं। बट अभी भी थोड़ा कॉस्टलियर स्टॉक है। अल्ट्राटेक अच्छा कंपनी बट कॉस्टलियर है। एसबीआई ऑलरेडी कमेंटेड। बजाज फाइनेंस अभी ये टाइम करेक्शन के माहौल में है, बिकॉज कंजम्पशन, रूरल मार्केट ग्रो नहीं हो रहा है, रूरल कंजम्पशन में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके वजह से जो जो कंज्यूमर लोन्स है उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सीएमएस इन्फो सिस्टम अगेन ठीक ठाक है। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स, लीकर सेक्टर इंडिया में जो अडल्ट है, जो अभी अगर आंकड़ा देखें हम लोग जनरल इलेक्शन का, तो समवेयर 7 करोड़ पब्लिक फर्स्ट टाइम वोट करने वाली है। इसका मतलब अगर आप, मैं गेस करता हूँ कि कितने एडolescent जो लीकर कंज्यूम करेंगे, आई मीन दे आर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पार्टी के लिए जाएंगे, दे मे फॉलो वेस्टर्न कल्चर एंड ऑल।
तो लीकर सेक्टर और लीकर कंजम्पशन जो है ये आने वाले दिनों में काफी बढ़ेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। आई एम टी टोटलर, बट जिस तरह से आसपास में देखता हूँ कि लीकर कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे बोलता हूँ। उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन ईवी में इनका प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है, तो दिस लुक्स गुड। यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स, यस, जो हेल्थ केयर सेक्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी गिरावट आई, तो उसका फायदा ले रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स। एक्सिस बैंक ऑलरेडी कमेंटेड, गुड स्टॉक। निप्पॉन एंड ऑल, सीआई, हेरिटेज काफ़ी स्टेबल है। तीन चार चीज़ें मुझे इसमें फंड में पसंद नहीं आई, जो मैंने कहा इन्फोसिस का वेटेज ज़्यादा रखा कंपेयर टू टीसीएस, नहीं देखा अभी तक मैंने। एंसिलरी कंपनी जो है, मतलब फोर्जिंग, हैप्पी फोर्जिंग जो है माइनिंग, मेटल एंड माइनिंग में स्कोप, मैंने कहा रैडिको खतरनाक आने वाले सालों में इसका बिजनेस साइकिल पिक होने वाला है डेफिनेटली। अगर हम सुला वाइन्स की बात करें तो कितना जबरदस्त, आप आईपीओ के बाद में कंटिन्यू भाग ही रहा है, तो डेफिनेटली वाइन सेक्टर में स्कोप है। देखिए सीमेंट पर भी फोकस किया है इन्होंने, काफी अच्छे से प्ले किया है। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ तक मैं प्रेफर करता हूँ। LTI Mindtree, it's a good stable stock and compare and much better than Infosys. सो मैं LTI Mindtree को ऊपर ज्यादा वेटेज देता। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस थोड़ा सा इसका बीटा ज्यादा है, इसीलिए वेटेज कम है। इट्स अ गुड थिंकिंग। अगेन देखिए कैश 1.5%, अगर आपका रिडेम्पशन का प्रेशर बढ़ता है तो आपके पास कैश चाहिए। आज के तारीख में कैपिटल प्रोटेक्शन इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ कि कितना, जो इन्वेस्ट करने के बाद में मुझे दिक्कत नहीं चाहिए बेसिकली। फंड मैनेजर जो है उसके पास इतना पैसा होना चाहिए। एक्सपेंस रेशो काफी ज्यादा 1.31, काफी ज्यादा है 1.31, मतलब आई थिंक ये थोड़े से दिक्कत के प्रॉब्लम्स है जो मेरे प्रेफरेंस में नहीं था। आई एम गेटिंग मच बेटर फंड्स एट 0.7%, तो मैं 1.31 के साथ मैं नहीं जाना चाहूंगा। ओके, लेट मी गो फॉर फोर्थ। जैसा मैंने कहा टॉप 35% इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि इसमें बहुत कम स्टॉक्स रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा वेटेज रहेगा। तो लेट अस सी, मेरा एक अंदाजा है, एक समवेयर 40 स्टॉक्स के आसपास होना चाहिए। ओ फाइनेंशियल 37%, बहुत ही ज्यादा वेटेज दिया है इन्होंने फाइनेंशियल एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन, मोटा मोटी सब सेक्टर्स के। सब सेक्टर्स यही है, रिपीट होने वाले सेक्टर्स ये, क्योंकि आने वाले दिनों में वी विल सी द सेम थिंग। ओके, लेट अस गेस 50 स्टॉक्स है। ओके, जैसा मैंने कहा वेटेज ज़्यादा होने वाला है क्योंकि टॉप 5 पर इनका फोकस 35% है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक 9.5% है। इट्स अ स्टेबल बैंक, इनके एनपीए डिक्रीज हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है बैंक, पर्सनल लोन्स में आगे है, होम लोन तो डेफिनेटली है ही, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लैप हो गया, गोल्ड लोन्स हो गए, ट्रेजरीज हो गए, काफ़ी ज़्यादा। और इनके जो सिक्योरिटीज है, जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं वहां से भी पैसा आ रहा है, तो काफी अच्छा स्कोप है। बट 9.5% बहुत ज्यादा वेटेज हो गया है। लार्सन एंड टूब्रो 7.36, अगेन वेटेज ज्यादा। देखिए एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक वेरी गुड 5.70%, वेटेज ज्यादा दिया है। बट ठीक है, आई मीन आई विल से दैट एचडीएफसी बैंक में काफी ज्यादा करेक्शन हुआ है, उसके बाद में यहाँ से नीचे की गिरावट मुझे बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक में भी मुझे नहीं दिखती है, तो इट्स गुड, सो फार सो गुड है। भारतीय एयरटेल अगेन वेरी गुड। कोटक महिंद्रा बैंक प्रेफर नहीं करता हूँ मैं। इंडसइंड बैंक बिजनेस लोन्स के लिए ये काफ़ी अच्छी बैंक है, बट टू मेनी बैंक्स, अगर मेरे पोर्टफोलियो में 37% फाइनेंस में मैं दे रहा हूँ एंड टू मेनी बैंक्स पर मेरा फोकस है, और अगर बैंक निफ्टी क्रैश हो रहा है, बैंक्स मेरा सेक्टर नहीं चला नेक्स्ट 1 ईयर 3 ईयर, तो फिर दिक्कत है। टाटा मोटर्स, आई एम बुलिश। इनके जो ईवी कंपोनेंट्स, ईवी व्हीकल्स है, ये पैसेंजर व्हीकल्स, पहले इनका प्रेजेंस काफ़ी कमर्शियल व्हीकल्स पर था, अब इनका पैसेंजर व्हीकल में ईवी जैसे आ रहा है, नेक्सॉन के बाद पंच एंड ऑल,
तो वो काफी जबरदस्त है। आई एम मच बुलिश। टाइटन गोल्ड कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है। आई मीन डेफिनेटली टाइटन टाइटन का एक एडवांटेज है, ये एसेट लाइट है बिजनेस मॉडल। बहुत कम 99% लोगों को पता नहीं होता है। बेसिकली गोल्ड प्राइसेस का और टाइटन का कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली ये हेज करके रखते हैं। आई मीन आई विल से दैट जितना मैंने स्टडी किया है कि टाइटन, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, इनके प्रोडक्ट भी खरीदा है। तो तुरंत 1 घंटे के बाद में मुझे उन्होंने अपडेट किया कि गोल्ड प्राइसेस कम हो गए हैं, आपको यही कीमत, यही प्रोडक्ट आपको 500 रुपये सस्ते में पर ग्राम, 500 रुपये सस्ते में, या 3 दिसंबर 400 रुपये सस्ते में मिलेगा। तो तभी मुझे पता चला कि इनका गोल्ड बेसिकली ये जस्ट लाइक एसेट लाइट काइंड ऑफ, कहीं से लिया सोना, उसको पॉलिश किया, रिफाइन किया, मतलब ल्यूक्रेटिव डिजाइन से, एंड फिर वो बेचने के लिए लाया है। तो डेफिनेटली जो गोल्ड प्राइसेस है वो बाइंग करके नहीं बिकते हैं ये, तो इट्स एसेट लाइट बिजनेस है। सो इट्स अ वेरी गुड। आने वाले दिनों में गोल्ड गोल्ड की कीमतें बढ़ने वाली है। इन 2024 जैसा ही यूएस रेट कट्स होंगे तो वैसे गोल्ड की कीमतें बढ़ेगी। आई एम मच बुलिश। अभी भी कॉल, आई मीन गिरावट अगर ये 3,000 के नीचे आता है तो डेफिनेटली इट्स गुड बाय। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी इज द की। नेक्स्ट 5 साल में सारे कंट्रीज इसके ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। एम्बेसीज नई, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स आरआईटी, देखिए मैं ये सेक्टर या फिर मैं आरआईटी पर मच बुलिश हूँ। बिकॉज काफ़ी सारी ग्लोबल बैंक्स है वो इंडिया में आ रही है, वो उनके जो मैं बोलूँगा कि उनके सेटअप कर रही है, उनके खुद के एम्प्लॉयज हायर कर रही है। तो उनके वो कहाँ पे अपना ऑफिस बनाएंगी? आईटी पार्क्स में। आईटी पार्क्स में कौन स्टेबल प्लेयर है? एम्बेसी ऑफिस है, माइंड स्पेस है। तो डेफिनेटली इसका एक्सपोजर होना ही चाहिए आने वाले 4-5 सालों में। ये बिजनेस साइकिल में ये फंड होना ही चाहिए, ये स्टॉक। तो इट्स अ वेरी गुड। टावर, अगेन सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका च्यवनप्राश हो गया, बहुत सारे आंवला एंड ऑल ये प्रोडक्ट में डिमांड आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन पर फोकस रहने वाला है। एस्ट्रल केमिकल्स में है, एसआरएफ डाइवर्सिफाइड, अगेन केमिकल सेक्टर डिस्टॉकिंग का शिकार है। तो ये जो है नेक्स्ट 6 महीने में पिकअप करेगा, तो अच्छा हुआ इनका वेटेज कम है। तो इट्स गुड थिंकिंग। जो फंड मैनेजर है उनका थिंकिंग अच्छा है। चोलामंडलम से ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ श्रीराम फाइनेंस। मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। डिलीवरी में इंडिया में लॉजिस्टिक सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जो नंबर ऑफ कुरियर्स चल रहे हैं उसके उससे ज़्यादा 3 गुना नेक्स्ट 3-4 साल में बढ़ने वाला है। तो डेफिनेटली ये है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्लांट्स लगते हैं सेटअप, उसके लिए जो इक्विपमेंट का स्टील लगता है, आई मीन स्टील बनाने के लिए जो इक्विपमेंट लगता है वो आरएचआई मैग्नेसेटा डिफाइन करते हैं। तो आने वाले 4-5 सालों में स्टील की डिमांड बढ़ने वाली है, तो प्लांट्स भी बढ़ने वाले हैं, जो इक्विपमेंट है वो बढ़ने वाला है। आई डोंट नो एग्जैक्ट उनका जो प्रोडक्ट है ना मैग्नेसेटा का, वो ये मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट यस मैंने इनका बिजनेस मॉडल पढ़ा है। पीएनसी इंफ्राटेक हाईवे, डेफिनेटली। सुला विनेवैट्स अब भी हमने बात किया था। वाइन कंजम्पशन बढ़ने वाला है। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, भारत डायनामिक्स अगेन। सो दिस फंड लुक्स मच गुड। आई मीन सारे स्टॉक्स ने, होटल सेक्टर देखिए क्या बुकिंग हो रही है अभी। इंडिया में जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है ना लोगों की, बेसिकली ये इट्स अ के शेप रिकवरी आफ्टर कोविड। कि जो 1/3 पॉपुलेशन है वो रिच, मतलब बेसिकली जो आईटी में है, फाइनेंस में है, सीए एमबीए करके है, उनके पास में अच्छा खासा पैसा बढ़ रहा है। अ, और बेसिकली उनका डिस्पोजेबल इनकम कोविड के बाद में जो हाइक मिले 2022 में, तो उसके बाद में जो डिस्पोजेबल इनकम से खर्चा हो रहा है अभी, तो उसकी वजह से होटल सेक्टर अच्छा चल रहा है, एविएशन सेक्टर अच्छा चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा थिंकिंग है नेक्स्ट 5 साल के लिए इनका। वोल्टा एंड ट्रांसफॉर्मर्स, डेफिनेटली ये पावर ट्रांसफॉर्म करने का जो कंपनी है ये, इट्स वेरी गुड। अगेन सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन, आई एम मच बुलिश। जो ईवी है
वो ईवी में जो मोटर लगने वाली है, हर इलेक्ट्रिक व्हीकल को मोटर लगती है ना, बैटरी के साथ में मोटर लगती है, सेकंड बिग कंपोनेंट। तो उसके लिए है, तो ये इट लुक्स डिक्सॉन। डिक्सॉन का प्रॉब्लम ये है कि वो लैपटॉप एंड टेलीविजन के बाद में लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में घुस रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड। बट इसका ऑलरेडी कॉस्टलियर स्टॉक है, इसमें अगर अच्छा करेक्शन आया तो वेटेज बढ़ा बढ़ा सकते हैं ये। बट दिस लुक्स गुड, मुझे ये थीम काफी पसंद आया इनका जो है। इन्होंने जो स्टॉक्स नेक्स्ट 5 साल के लिए पिक किए, ये काफी अच्छा पिक किया, मुझे पसंद आया। बट ओनली ड्रॉबैक इज काफी ज्यादा बैंकिंग सेक्टर को एक्सपोजर, जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। यहाँ से भी कट शॉर्ट कर रहे हैं तो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। मतलब अगर ये बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर कम करके ये जो नीचे के सेक्टर है उसके कंपनीज को एक्सपोजर अगर बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली दिस लुक्स मच बेटर। अभी अभी 1-2 साल का फंड है, तो इसके रेशोज नहीं है, एक्सपेंस रेशो समवेयर 0.7%, इट्स वेरी गुड, मच बुलिश। हर एक स्कीम में उसके कुछ प्लस है, उसके कुछ माइनस है। तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए 2024 में। मैं हर एक चीज एक्सप्लोर करते हैं, आपको प्लस माइनस सब समझा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंटली आपको हेल्प कर रहा हूँ। देखिए कोटक, कोटक बिजनेस साइकिल, सबसे पहली चीज फाइनेंशियल में 22% है। अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है इन्होंने, टॉप 5 पर बहुत कम फोकस है। इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समवेयर 70 के आसपास फंड होने चाहिए, बिकॉज इनका कॉन्सेंट्रेशन टॉप 5 और टॉप 20 में कम है। लेकिन P34 है, इसका मतलब मुझे लगता है ये स्टेबल प्रूवन कंपनीज में पैसा लगा रहा है। जो महंगे कंपनीज है उनमें पैसा लगा रहा है। जो मे भी ऐसा हो सकता है स्मॉल कैप मिड कैप में काफी एक्सपोजर है कि जो ऑलरेडी महंगे हो गए हैं। लेट अस सी, ये मेरा गेस है। चलो ऊपर फिर हम डिस्कस करते हैं। 57 कंपनीज, ओके, लेस देन 70। तो यस, ओके, तो ICICI बैंक वेरी गुड, HDFC बैंक वेरी गुड है, एक्सिस बैंक वेरी गुड है, मारुति सुजुकी ये, देखिए ये कंपनी मैं एक्सप्लेन कर, मतलब कहीं मिल रहा नहीं था। देखिए मारुति सुजुकी जो था, आई मीन जब तक इंडिया में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता तब तक पैसेंजर व्हीकल ईवी में बिकना मुश्किल है। ये इन्होंने बहुत पहले पहचान लिया था। तो इसलिए इन्होंने कहाँ फोकस किया, एंट्री लेवल कार से ये गए SUV में। सिर्फ SUV, हाइब्रिड कार्स प्लस पेट्रोल डीजल कार्स पर इन्होंने फोकस किया, ईवी पर फोकस नहीं किया टिल 2023। आई मीन मे बी उनका पैरेलल R&D चलता होगा, बट इन्होंने कभी भी ईवी का प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया अभी तक। तो जो इनका सोच था पिछले 2-3 साल का वो ट्रू हुआ। नंबर 2, ये स्टॉक बिल्कुल चला नहीं है पिछले 2-3 साल से। नंबर 3 बात मैं ये कहूंगा कि अभी ये इनका ईवी का तो थॉट प्रोसेस है, ये अभी ये 2024 में ये पहला लॉन्च करने वाले प्रोडक्ट। डेफिनेटली जो IOC BPCL HPCL है, ये पेट्रोल पंप के साथ साथ वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करने वाले, ये हम सुन रहे हैं। और कई कई जगह शेल ने शुरू भी कर दिया है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं। बट अभी धीरे धीरे मारुति सुजुकी जो है ये डेफिनेटली ईवी में धीरे धीरे से आ रही है। तो थॉट प्रोसेस अच्छा है, सो इसलिए मैं बुलिश हूँ मारुति सुजुकी पर। ये पहली बार मुझे मिला है, इट्स वेरी गुड। सन फार्मा अगेन, फार्मा सेक्टर में ये नंबर 1 अच्छा कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखिए 9% का वेटेज था, यहाँ पे 3% का वेटेज है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ समवेयर 5% का वेटेज चाहिए था रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। बट ठीक है, इनका डाइवर्सिफिकेशन है, इसके लिए ये जा रहे हैं। भारत फोर्स बहुत बढ़िया। बजाज फाइनेंस कंज्यूमर फाइनेंस कंजम्पशन के लिए जो है, इन्फोसिस, देखिए TCS नहीं मिल रहा है, इन्फोसिस मिल रहा है अगेन। मैनकाइंड फार्मा, ये कंपनी पर मैं बुलिश हूँ बिकॉज बेसिकली इनका डोमेस्टिक कंजम्पशन प्रेफरेंस है। एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो इनके प्रोडक्ट्स है, प्रेगा न्यूज एंड मैन फोर्स जो प्रोडक्ट है, वो वो प्रोडक्ट सुटेबल है हमारी डेमोग्राफी के लिए। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो इंडिया का एवरेज एज है वो 28-29 ईयर्स है। तो मोर यंग क्राउड, अब वो मोर यंग क्राउड के लिए जो सुटेबल प्रोडक्ट है मैनफोर्स एंड प्रेगा न्यूज, वो ये कंपनी बना के बेच रही है। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1.4, 1 पॉइंट मतलब 140 करोड़ के आसपास है, वन, राइट। तो डेफिनेटली
1400 मिलियन लोग जो है, उसमें से यंग पॉपुलेशन कितनी होगी? समवेयर मैं बात करूंगा 600-700 मिलियन तो होगी। अब वो 600-700 मिलियन को जो प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है, तो इसमें कितना पोटेंशियल होगा देखिए। अभी मार्केट शेयर कम है, फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है, फार्मा कंपनी है इंडिया का, और मेन फोकस डोमेस्टिक कंजम्पशन है। तो मैं ये कंपनी, मुझे नेक्स्ट 5 साल के लिए जो मैं बिजनेस साइकिल में प्रेफर करता था, ये कंपनी अभी तक नहीं मिली, पर यहाँ पे मिली है, तो ये मैं प्रेफर करूंगा डेफिनेटली। नेक्स्ट इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो डेफिनेटली गोदरेज कंज्यूमर मतलब हेयर ड्रायर, राइट? अब हर किसी को यंग लगना है, ऑफिस के टेंशन बढ़ रहा है, और डेफिनेटली जो खाने पीने की चीजें की वजह से जो बाल सफेद हो रहे हैं, उसको अगर मुझे अगर ब्लैक करना है, सो दैट आई कैन लुक यंग, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली गोदरेज कंज्यूमर के प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। मेनली दे आर मोस्ट मोर फोकस्ड इन हेयर कंजम्पशन के लिए, जो हेयर ब्लैक करने का जो है चीजें, उसके ऊपर इनका फोकस होता है। तो डेफिनेटली गोदरेज कंज्यूमर बेटर प्ले, नेक्स्ट 4-5 साल के लिए बुलिश है। वेरी गुड। नेक्स्ट इज बॉश है, डिश वॉशर बनाती है, बहुत सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल बनाती है। तो डेफिनेटली इंडिया में अगर दोनों काम कर रहे हैं, तो किसके पास टाइम है? डिश वॉशर के लिए बॉश का मशीन खरीदना ही पड़ेगा, राइट? तो नेक्स्ट 5 साल के लिए अगेन बुलिश हूँ। कार्बोरंडम यूनिवर्सल अगेन बेहतरीन कंपनी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, देखिए लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है, नेक्स्ट 5 साल में मैं बुलिश हूँ। एंड आफ्टर एलआईसी लोग प्रेफर कर रहे हैं एसबीआई, बिकॉज होम लोन के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे वो क्रॉस सेलिंग हो रहा है। आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी लीजिए, डेफिनेटली क्रॉस सेलिंग की वजह से ये इसका डिमांड होने ही वाला है। एवेन्यू सुपरमार्ट देखिए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, लोग मॉल में जाके सब्जी ले रहे हैं, तो एवेन्यू सुपरमार्ट पहले प्रॉपर्टी लेता है, फिर मॉल एस्टेब्लिश करता है, फिर वहां पे कंजम्पशन बढ़ता है। तो इसका एवेन्यू सुपरमार्ट P100 पर ये कम होने का मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। सो 5 साल आई एम रियली बुलिश। अंबुजा सीमेंट, सीमेंट्स के लिए आई एम मच बुलिश। अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड ऑल। SRF केमिकल डी स्टॉकिंग हो जाएगा 6-8 महीने में। अगेन महिंद्रा लाइफ स्पेस रियल्टी सेक्टर में जो बूम आया है अभी, पीपल आर प्रेफरिंग 3 BHK। जिनके पास 2 BHK वो प्रेफर कर रहे हैं 3 BHK, जिसके पास 3 BHK वो प्रेफर कर रहे हैं 4 BHK। सो ये अपग्रेड होते जा रहे हैं डेफिनेटली। वर्लपूल जो वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, जो जो लोग मिडिल क्लास 15 साल पहले जो फ्रिज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, आज वो फ्रिज के साथ साथ एसी भी अफोर्डेबल, मतलब एसी वॉशिंग मशीन भी ले रहे हैं। सो फर्क पड़ रहा है। ओबेरॉय रियल्टी देखिए अगेन प्रीमियम सेगमेंट में ये घर बनाने के काम कर रहे हैं, गुड। ब्लू स्टार है, SKF, ITC, डाबर, अगेन मैं यही कह रहा हूँ, सब मच बेटर। आई मीन मच अच्छा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने किया है। हैप्पी फॉर्जिंग, कुछ कंपनीज रिपीट हो रही है, मैं बात नहीं करूंगा अभी। सायंट है, टेक्नोलॉजी, इट्स वेरी गुड। आई मीन नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए सायंट बेहतरीन कंपनी है, बट स्मॉल कैप मिड कैप ऑलरेडी चल गई है कंपनी। वीआईपी इंडस्ट्रीज, जो ट्रैवल इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, उनको जो बैग लगने वाले हैं वो वीआईपी प्रोवाइड कर रहा है, तो इट्स अ गुड बिजनेस साइकिल पिकअप करने वाली ये थीम है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डेफिनेटली इट्स वेरी गुड। जो लॉजिस्टिक बढ़ने वाला है इंडिया में नेक्स्ट 5 साल में, वो ये कैटर कर रही है। आइनॉक्स, डिस्पोजेबल इनकम, मंडे टू फ्राइडे वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड सैटरडे संडे, तो ये कल्चर की वजह से आइनॉक्स देखने के लिए जाने वाले हैं डेफिनेटली। इप्का लैब्स, अगेन डिविस लैब्स की तरह इप्का लैब्स है। पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1 इन एग्रोकेमिकल्स, जबरदस्त है। सो वेदांत फैशंस अगेन, जो फैशन है, मतलब शेरवानी लेना है, तो डेफिनेटली वेदांत फैशंस में जाके ले रहे हैं। आई थिंक इट्स अ मच गुड थीम, जो नेक्स्ट 4-5 साल को कैटर करने वाली जो थीम है, इस हिसाब से इन्होंने बढ़िया ये किया। सो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को इन्होंने ज़्यादा वेटेज भी नहीं दिया है, और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी किया नहीं 60-70। और एक्सपोनेंस रेशो काफ़ी कम, 0.30%, मतलब काफ़ी कम। आई विल से कि इसके बारे में आप सोच सकते हैं डेफिनेटली। एंड ये 2 साल हुए हैं फंड चला रहे हैं। सो
अगर 0.30% एक्सपेंस रेशो में अगर मुझे इतना सब मिल रहा है, काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई करके प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस किया हुआ फंड ले रहा है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा फंड साबित हो सकता है। बट यू नेवर नो, एनालाइज द रिस्क। ये कभी कुछ 6 8 महीने में नहीं बनता है। कोई भी चीज़ बनने के लिए आपको सालों मेहनत करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको रिटर्न तुरंत देगा। अगर मैं इसका मैक्सिमम पीरियड का बात करता हूँ तो ये 18% के हिसाब से ग्रो कर रहा है फंड, तो विच इज़ गुड साइन। एंड यस, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। तो यस, हमने ये वीडियो में काफ़ी सारी बातें डिस्कस की। मैं हमारे वीडियो काफ़ी लेंदी होते हैं, बट हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। कोई भी चीज़ का एनालिसिस डिटेल में होता है, तो आपको पेशेंस लगना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा काम करने की हिम्मत आती है। प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल एंड ऑल, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।